और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आखिर कांग्रेस का क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। अब विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस की जरूरत नहीं, यूपीए खत्म हो चुका है, कांग्रेस अब बची नहीं है। दरअसल राहुल गांधी पर यह सबसे बड़ा हमला पहली बार ममता बनर्जी ने कहा किया है कि राहुल तो विदेश रहते हैं, तो आखिर बीजेपी से कैसे लड़ाएंगे। तस्वीर देखिए जरा, ममता बनर्जी ने आज कैसे मुलाकात की है शरद पवार से। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी महाराष्ट्र में है, शरद पवार से मुलाकात की और यह मुलाकात 2024 की तैयारी है। ममता ने क्यों कहा कि कांग्रेस अब बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, राहुल को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं, इशारों इशारों में ममता ने हमला किया। सुनिए जरा। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, लेकिन आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इशारों में उसी बात को दोहरा दिया। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? तैयार करेगा बैठ के। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। ममता का यह हमला कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर है। राहुल बड़े मौकों पर विदेश की फ्लाइट पकड़ लेते हैं, तो भला बीजेपी के सामने कैसे खड़े होंगे। साथ ही ममता ने 2024 में खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले विपक्ष से कांग्रेस मुक्त करने का प्लान बनाया है। दिल्ली दौरे के बाद मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने यूपीए को इतिहास बताते हुए कहा कि कांग्रेस मोदी को टक्कर नहीं दे सकती। यही वजह है ममता अब सोनिया राहुल से मिलना भी पसंद नहीं कर रही। कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। ममता ने मोदी के खिलाफ 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और 24 का चक्रव्यूह तैयार करने के लिए शरद पवार को साथ ले लिया है। स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसका फर्क इस देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. एक तरफ ममता कांग्रेस के 2024 प्लान को फेल करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि 24 की लड़ाई राहुल और सोनिया गांधी के बस की बात नहीं। और हमारे पास 300 आदमी एमपी बनेंगे, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता। तो ममता छोड़िए, गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं 300 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी 24 में। और ममता के हमले के बाद बीजेपी ने हमला किया अब कांग्रेस पर। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी तो विदेश रहते हैं, इशारों में ही। अमित मालवीय ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस को बस के नीचे फेंक दिया है। बस के नीचे यूपीए को मृत घोषित कर दिया है। इस तरह के अपमान के बाद कोई भी स्वाभिमानी राजनीतिक दल गठबंधन में नहीं रह सकता, लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस बेशर्मी से गठबंधन में रहेगी। यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं, उन्होंने पिछले दिनों में साबित कर दिया कि वो कैसे कांग्रेस मुक्त करने जा रही है। देखिए जरा, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दूर मत जाइए। पिछले कुछ दिनों की घटना देखिए, ममता ने क्या ऐसा किया कि कांग्रेस मुक्त की तैयारी शुरू हो गई। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को तोड़ लिया। न सिर्फ विधायक, पूर्व सीएम जिन्हें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम मुकुल संगमा भी टीएमसी में शामिल हो गए। यानी कांग्रेस के खात्मे की पूरी तैयारी हो गई। विपक्ष ने ही कर ली है, कोई और क्या करेगा। गोवा कांग्रेस नेता जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लुइजिनो फ्लेरियो को भी कांग्रेस से टीएमसी में मिला लिया गया। यानी वो कांग्रेस में थे, अब दीदी के साथ हैं। एक और चेहरा देखिए, कीर्ति आजाद, क्रिकेटर, जाना माना चेहरा, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन अब दीदी के साथ हैं।
बिहार कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद भी अब टीएमसी में शामिल हो गए, यानी कांग्रेस से नेता छोड़ छोड़ के टीएमसी में आ रहे हैं और ममता इसी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी। अगला चेहरा देखिए, हरियाणा कांग्रेस नेता अशोक तंवर भी टीएमसी में आ गए कांग्रेस से। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता ललितेश पति त्रिपाठी भी टीएमसी में शामिल हो गए। ये पिछले दिनों हुए जो नेता शामिल है उनकी तस्वीर में दिखा रहा हूं। असम से कांग्रेस नेता सुष्मिता देव भी ममता के पाले में आ चुकी हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, देखिए जरा देखते जाइए। ये सारे कांग्रेसी चेहरे आज टीएमसी में शामिल हैं। बताता है कि कैसे नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो कह रही है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है, ममता बनर्जी कह रही यूपीए खत्म हो गई। इतना ही नहीं, देखिए जरा, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ये खाटी कांग्रेसी जो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहे। ये एक तस्वीर है कांग्रेस की। लेकिन आइए आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, क्या ममता बनर्जी 2024 में वही तैयारी कर रही है जो 2019 में कर चुकी है। तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। क्या एक बार फिर से मोदी के खिलाफ इस तरह की तैयारी है? 2022 में ट्रेलर और 2024 में पिक्चर। ममता बनर्जी कुछ इसी तरह 2019 में जैसे सारे नेताओं को मिलाया था, इसी तरह 24 में भी नेताओं को मिलाने वाली है। आइए आपको बताने जा रहा हूं ममता बनर्जी की आखिर तैयारी है क्या। ममता बनर्जी किस प्लानिंग के साथ महाराष्ट्र में गई हैं, आखिर क्यों वो शरद पवार से मिली हैं और आखिर कैसे मोदी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही हैं। संभव होगा ये 24 के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये विपक्ष का चेहरा बनने की ममता बनर्जी की कोशिश है। ममता बनर्जी 2024 में मुख्य विपक्षी दल बनने की कवायद में लगी हुई हैं। शरद पवार को वो चाहती हैं साथ लेकर 2024 की तैयारी करना। बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कोशिश है कि एक नया मोर्चा बीजेपी के खिलाफ तैयार किया जाए। पवार के साथ बैठक में इस नए मोर्चे को लेकर चर्चा हुई है। शरद पवार भी इसमें शामिल थे। ममता को कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। लगातार कांग्रेस से ममता दूरी बना रही हैं। दिल्ली पहुंची लेकिन कांग्रेस से मुलाकात नहीं की, नेताओं से मुलाकात नहीं की। दिल्ली दौरे पर सोनिया राहुल से नहीं मिली ममता बनर्जी। कांग्रेस के सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नहीं गई थी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। और नए मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस नहीं करेगी, यह तस्वीर साफ हो गई है। नए मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा यह अब तक साफ नहीं है। लेकिन ममता से पहले पवार से मिल चुके हैं प्रशांत किशोर, जो ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे। 2024 की लड़ाई ममता मोदी बनाम ममता, यानी मोदी वर्सेस ममता बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की हो रही है। बहरहाल आइए आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन क्या यह संभव है या फिर प्रधानमंत्री मोदी को वॉकओवर मिलने जा रहा है? क्यों? उसकी एक तस्वीर देखिए जरा। विपक्ष को जब एक साथ आना होगा तो क्या विपक्ष के लिए मुमकिन होगा, और होगा तो कितना मुमकिन? सबसे पहले देखिए, क्या ममता के नेतृत्व में शरद पवार काम कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात, ममता के नेतृत्व पर क्या कांग्रेस राजी होगी? क्या दूसरे दल ममता पर राजी हो जाएंगे? यह भी बड़ी बात है। क्या शरद पवार कांग्रेस को राजी करा पाएंगे? कांग्रेस एक मजबूरी भी है और कमजोर कड़ी भी है। पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी का कोई प्रभाव नहीं है, ममता का प्रभाव बंगाल के बाहर नहीं है। राहुल को लेकर विपक्ष को भरोसा नहीं है। अब कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस के अंदर भी राहुल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता खुलेआम कांग्रेस के विरोध में है पहले दिन से। अखिलेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ है अखिलेश यादव। कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान देते रहे अखिलेश, और 2017 में हार के बाद गठबंधन की संभावना और भी कम है। मायावती की बात कीजिए, मायावती भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उन्होंने हमला किया। उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में कांग्रेस के साथ टक्कर है अरविंद केजरीवाल की, और उत्तराखंड गोवा में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे। और बड़ी चीज क्या है, तो फिर क्या 2024 में मोदी को वॉकओवर मिलेगा? 24 में मोदी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। मोदी को चुनौती देने के लिए कई दावेदार हैं, लिस्ट लंबी है। विपक्ष की कई पार्टी को कांग्रेस मंजूर नहीं है और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है राज्य दर राज्य। मतलब 2024 में भी मोदी को टक्कर देने वाला कोई नजर नहीं आता है। बहरहाल सवाल यह है कि बेशक विपक्ष इससे पहले कई गठबंधन कर चुका है, लेकिन नतीजे आपके सामने रहे। 24 के नतीजे बताएंगे असली हकीकत।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी को मारने की धमकी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को किसने दी है मारने की धमकी? कौन योगी से इस कदर खौफजदा है? योगी को कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? जरा इस रिपोर्ट पे देखिए। पूरी दुनिया में एक संगठन किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का एक ध्येय होना चाहिए। किसने बनाया योगी को मारने का प्लान? सीएम योगी की जान का दुश्मन कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन से सत्ता में आए वो विरोधियों के निशाने पर हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के देवबंद से पोस्ट की गई थी। धमकी भरे इस पत्र में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के मर्डर के प्लान का खुलासा किया गया। यह वो लिफाफा है जिसमें चिट्ठी पोस्ट की गई। मौत का यह खत हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी के नाम लिखा गया। चिट्ठी के साथ 4 तस्वीरों का एक पन्ना भी है जिसमें हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन, देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी की तस्वीर भी है। कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन की तस्वीर पर राइट का निशान लगा है, यानी इन दोनों की हत्या की जा चुकी है, जबकि देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी की तस्वीर पर बड़ा कट लगा हुआ है। तस्वीरों के नीचे लिखा है कमलेश और रंजीत के बाद अगला नंबर 13 है। फिलहाल चिट्ठी मिलने के बाद लखनऊ के आलमबाग थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उस पत्र की जांच, संपूर्ण जांच लखनऊ कमिश्नरेट में की पुलिस द्वारा की जा रही है। यह भी ज्ञात हुआ है कि वह पत्र देवबंद से पोस्ट किया गया है। तो यदि लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस को कोई जो भी जांच में सहयोग अपेक्षित होगा, हम अपने स्तर से प्रोवाइड करेंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि योगी को क्या चिट्ठी लिखी गई है धमकी भरी। उस धमकी भरी खत में है क्या? आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है? देखिए जरा चिट्ठी में क्या लिखा है, आपके सामने आ गया। चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। जो चिट्ठी लिखी गई है, अजमल नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। चिट्ठी पर देवबंद और बरेली का पता लिखा हुआ है। चिट्ठी में लिखा है अब सीएम योगी आदित्यनाथ का नंबर है। लिखा है चिट्ठी में सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। इस लेटर में लिखा है गौसेवा के नाम पर तुमने परेशान किया है। कई बार हमने समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। यह चिट्ठी में लिखा हुआ है। सीएम योगी कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। चिट्ठी लिखने वाला यह लिख रहा है वरना अभी तक उड़ा दिया होता। वो लिख रहा है आगे, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी का जिक्र उसने किया है। कमलेश तिवारी की दरअसल हत्या की गई थी। कमलेश की हत्या की बात भी चिट्ठी में लिखी है। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष का फोटो भी उसमें लगा हुआ है। देवेंद्र तिवारी, सीएम योगी की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है। आइए अब आपको वो चिट्ठी दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। जो चिट्ठी भेजी है, देवबंद और बरेली का पता इसमें लिखा है। ये चिट्ठी है, फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जो भेजी गई है जिसमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। इसमें बाकायदा एक स्केच भी बनाया गया है जिसमें 2 में काटने का निशान, यानी 2 लोगों की हत्या की जा चुकी है, उनकी तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, और ये लेटर जो मैं दिखा रहा था, योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर योगी से खौफ खाता कौन है और क्यों खाता है। देखिए जरा, योगी से आखिर खौफ के पीछे वजह क्या है, ये आपके सामने। दरअसल माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। एक बड़ी वजह ये, मुख्तार से अतीक तक इस वक्त जेल में, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दागी नेताओं पर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की है। आजम खान पर बड़ा एक्शन लिया है योगी ने। भ्रष्टाचार पर योगी का 0 टॉलरेंस है। 3000 अधिकारियों पर योगी की गाजगिरी है। दंगाइयों पर योगी बेहद सख्त है। यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। दंगा भड़काने वालों से
वसूली की जा रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाया। जनता के बीच योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में जनता की फिक्र योगी आदित्यनाथ ने की, वो लोगों के बीच गए, खुद संक्रमित हुए, फिर भी डटे रहे योगी। ये बड़ी वजह है। आइए वो चिट्ठी एक बार फिर से मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। जरा वो चिट्ठी एक बार फिर से दिखाइए जो देवबंद से के पते से आई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये आपके सामने देखिए जरा। लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब तक उसे भी उड़ा दिया होता। योगी को यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस इस मामले को फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सवाल यह कि आखिर चिट्ठी किसने लिखी, किस वजह से लिखी, उसकी मंशा क्या है, आखिर वो योगी को टारगेट क्यों कर रहा है। वजह बेहद साफ है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, पहली बार योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं। देखिए जरा ये धमकियों की लिस्ट देखिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी को इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। और सिर्फ योगी नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। 29 अप्रैल आपको याद होगा, 29 अप्रैल 2021 की रात करीब 8 बजे डायल 112 डायल 112 के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने धमकी भरा मैसेज भेजा। मैसेज में योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा था कि 4 दिन का समय दे रहा हूं, जो कुछ भी कर सकते हो कर लो, मैं सीएम योगी को 5 दिन में जान से मार दूंगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मई 2020 को धमकी मिली थी। तब भी 112 कि सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस मैसेज में सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और आपको बताएं, चिट्ठी में लिखा गया था योगी को बम से उड़ा देंगे। धमकी के साथ ही सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया था। और इसी साल जनवरी में डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर ही रात 8:07 पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया था। इस मैसेज में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर योगी को जान से मारेंगे, खोज सकते हो तो खोज लो। योगी को मैं AK-47 से टारगेट करूंगा। सिर्फ योगी नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। और इसी साल नवंबर में एक ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी थी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था। 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर धमकी भरा पोस्ट भेजा गया था और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर बम से हमला करने की बात लिखी हुई थी। और इसी साल जून में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने फोन पर पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दी थी। आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी ने पुलिस को एक कॉल किया था। कॉल पर उसने कहा था कि मुझे मोदी को मारना है। जांच में पता चला कि आरोपी बेल पर बाहर आया हुआ था। नवंबर 2020 में भी दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने पुलिस से कहा था कि वो प्रधानमंत्री को जान से मार देगा, जिसके बाद पुलिस ने कॉल की लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये धमकियां पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन मोदी या योगी किसी धमकी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ क्यों। बात AMU की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आई है कि AMU में दरअसल एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और AMU को यह तारीफ इतनी नागवार गुजरी है। वो शख्स ये है PhD स्कॉलर जिसने मोदी की तारीफ क्या की, इसे कहा गया कि इसकी डिग्री छीन ली जाएगी। आखिर क्यों AMU को परेशानी है, देखिए जरा रिपोर्ट। पीएम मोदी की तारीफ पर छीन लोगे डिग्री। पीएम की तारीफ करना गुनाह है क्या? AMU कैंपस अपने आप में एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ की थी, लेकिन AMU में पीएम मोदी की तारीफ करना भी गुनाह है।
पीएचडी डिग्री हासिल कर चुके एक छात्र ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश रहीम का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर उसे सजा दी गई। प्रबंधन ने उसे पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा। दानिश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिए थे उसकी उन्होंने मीडिया में तारीफ की थी। दानिश ने कहा, जिस तरह मोदी जी ने एएमयू की तारीफ की उसके लिए उन्होंने भी मोदी की तारीफ की थी। दानिश ने कहा था कि जिस तरह वो देश को लेकर चल रहे हैं और जो मुसलमान बीजेपी से डरता है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने उनकी तारीफ करते हुए कि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती से, मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को मेरे चेयरमैन ने देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है और देश के पीएम की तारीफ की है और भाजपा की तारीफ हुई एक तरीके से, तो तुम मुझे राइट विंग के आदमी लगते हो। दानिश ने इस मामले में इंसाफ के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर एएमयू के चेयरमैन ने कहा क्या कहा दानिश से। देखिए जरा, दानिश ने क्या गलती की थी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? वो पीएम मोदी एएमयू में जाकर खुद उसे मिनी इंडिया बता रहे हैं। दानिश ने क्या कहा? दानिश का आरोप यह है कि पीएम मोदी की तारीफ के बाद हुआ क्या कि एएमयू के चेयरमैन ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि आपने पीएम के कार्यक्रम में उनकी तारीफ की। चेयरमैन ने कहा, जबकि उन चेयरमैन ने कहा आपको किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में बयान नहीं देना चाहिए था। अब देश के पीएम की तारीफ करना भी किसी राजनीतिक पार्टी का बयान होता है। चेयरमैन ने कहा, दानिश से आपने जिस तरह इंटरव्यू दिया था उससे यह पता चलता है कि आप राइट विंग के आदमी हैं। सोचिए जरा, एक छात्र को भी राइट विंग का आदमी बता दिया। चेयरमैन ने कहा, हालांकि जब मामला तूल पकड़ने के बाद एएमयू की तरफ से कुछ अलग ही बयान जारी किया गया। दानिश के आरोपों को कॉलेज प्रबंधन ने बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें गलती से भाषा विज्ञान की डिग्री दे दी गई, जबकि दानिश ने एलएएम का कोर्स किया था। अब इस बदलाव के लिए नोटिस भेजा गया है। तो आइए अब आपको एएमयू की सफाई सुनाने जा रहा हूं मैं। एएमयू अपनी सफाई में क्या कह रहा है वो सुनिए जरा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई का 1% या 0% भी नहीं है। उसकी वजह ये, जिस लड़के की बात बता रहे हैं, उसने एडमिशन लिया था हमारे भाषा विज्ञान का जो विभाग है। चूँकि भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट ही जो 2 डिग्रियां कराता है, तो उसमें बजाय इसके लैम की जगह भाषा विज्ञान लिख गया। तो अब उसमें उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया। उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। और आइए अब आप को बताने जा रहे हैं क्या नया कोरोना का वेरिएंट आपकी वैक्सीन को भी मात दे सकता है। ओमिक्रॉन से क्या वैक्सीन बचाएगी? बहुत बड़ी बात यह कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उन्हें भी नहीं पता कि यह नया वायरस आपको, आपकी वैक्सीन को क्या शिकस्त दे सकता है। क्या वैक्सीन भी आपको इस ओमिक्रॉन से नहीं बचाएगी? देखिए जरा क्या कह रहे हैं इन वैक्सीन कंपनियों के मालिक, सीईओज, क्या कह रहे हैं आंकड़े। देखिए जरा आपके सामने, आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किसने क्या कहा है। क्या वैक्सीन, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वैक्सीन को भी ओमिक्रॉन मात दे पाएगा? क्या वैक्सीन इस नए वेरिएंट से नहीं बचा पाएगी? यह सवाल आपको बताऊं इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसले ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़े खतरे का अंदेशा जताया है। उन्होंने अंदेशा यह जताया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ेगी। मतलब साफ है कि खतरा बड़ा है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेसेल के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर मिल रही वैज्ञानिक जानकारियां चिंता बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और हमें और भी डेटा का इंतजार करने की जरूरत है। मैंने जितने भी साइंटिस्ट से बात की है, उन्होंने कहा है कि महामारी के लिहाज से यह अच्छा संकेत नहीं है। लोगों को काफी समय तक महामारी का सामना करना पड़ सकता है। नए वेरिएंट के खिलाफ नई वैक्सीन बनने में महीनों लग सकते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या कोरोना के डेल्टा यानी पुराने स्वरूप के इलाज में जो तरीका या दवाएं इस्तेमाल की जा रही थी वो इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में कारगर नहीं होगी? क्योंकि साउथ अफ्रीका से जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई डराने वाले हैं।
दरअसल दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ उनमें ज्यादातर लोग पहले ही वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की बात बताएं, दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ उनमें कुछ ने जॉनसन एंड जॉनसन, कुछ ने फाइजर बायोएनटेक और कुछ ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ले रखी थी। यानी कोरोना का यह नया स्वरूप ओमिक्रॉन इन तीनों टीकों को भेदने में सफल रहा। हालांकि एक्सपर्ट यह मानते हैं कि ओमिक्रॉन वैक्सीन की डोज को भेदने में सफल रहा हो, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह से अनुपयोगी हो गई है। एक्सपर्ट भले ही वैक्सीन के उपयोगी होने की उम्मीद जता रहे हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना के इससे पहले वाले स्वरूप यानी डेल्टा वेरिएंट की वजह से मची तबाही को नहीं भुलाया जा सकता, जब पूरी दुनिया कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के सामने घुटनों पर आ गई थी। अमेरिका से लेकर रूस और इटली, फ्रांस जैसे देशों ने कोरोना वायरस के आगे पूरी तरह हार मान ली थी और न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि कब्रिस्तान में भी शवों के अंबार लग गए थे। ऐसे में ओमिक्रॉन की दस्तक और भी ज्यादा खतरनाक है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसका म्यूटेशन है, यानी इसका रूप बदलना है। ओमिक्रॉन के अब तक सुनकर आप ताज्जुब करेंगे, अब तक 50 म्यूटेशन यानी ये 50 बार बदल चुका है, यानी रूपों का पता चल चुका है। जबकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जिसने तबाही मचाई थी डेल्टा वेरिएंट के, इसके आधे म्यूटेशन मिले थे और ओमिक्रॉन के 50 म्यूटेशनों में 32 स्पाइक प्रोटीन पाए गए थे, जो आप कोरोना के चारों ओर कांटे जैसे देखते हैं। इस ओमिक्रॉन में वैसे 32 होते हैं, जो सेकेंड वेव जो आई थी डेल्टा वेरिएंट उसमें सिर्फ 10 होते थे। इसलिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मौजूदा कोरोना वैक्सीन वायरस की पहचान स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही करती है। अब जब स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशन आ गया है तो वैक्सीन को वायरस की पहचान करने में मुश्किल आएगी। और चिंता की बात यह है कि स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से में भी ओमिक्रॉन के 10 म्यूटेशन पाए गए। वायरस जिसका इस्तेमाल इंसानी शरीर के सेल्स में घुसने के लिए करता है, डेल्टा में ऐसा सिर्फ 2 म्यूटेशन पाए गए थे। और इन्हीं वजहों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को तुरंत वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल हमारे देश में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आइए एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। वैक्सीन पर इस देश में सियासत बहुत हुई। बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, आप भी मत लगवाइए। लेकिन उसकी हकीकत देखिए, लगवाने वालों ने लगवा ली, लेकिन किस राज्य में कितनी वैक्सीन लगी है आपको बताने जा रहे हैं। एक नजर देखिए जरा आपके सामने। एक तरफ बीजेपी शासित राज्य है, दूसरी तरफ गैर बीजेपी शासित राज्य है। हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का पहला डोज हो चुका है। गैर बीजेपी शासित राज्य झारखंड में लगभग 66% लोगों को ही सिर्फ पहला डोज मिला है। इसका दूसरा डोज देखिए, हिमाचल में 92% लोगों को दूसरा डोज भी लग गया है। झारखंड में सिर्फ लगभग 30 से 31% लोगों को दूसरा डोज लगा। गोवा और पंजाब की हकीकत देखिए, बीजेपी शासित राज्य गोवा में 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में लगभग 72.5% लोगों को पहला डोज लगा है। दूसरा डोज देखिए, गोवा में 88% लोगों को दूसरा डोज भी लग गया है। पंजाब में दूसरा डोज सिर्फ 32 से 33% लोगों को लगा है। देखिए यह है हकीकत। गुजरात देखिए, बीजेपी शासित राज्य गुजरात में 93.5% लोगों को पहला डोज लग चुका है। तमिलनाडु में सिर्फ 78.1% लोगों को पहला डोज लगा। दूसरे डोज की हकीकत देखिए, गुजरात में 70% से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है। तमिलनाडु में लगभग 42.5% लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। रफ्तार देखिए जरा डोज की। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य 93% लोगों को पहला डोज लग चुका है। महाराष्ट्र में लगभग 80% लोगों को पहला डोज लगा है। दूसरा डोज देखिए, उत्तराखंड में 62% लोगों को दूसरा डोज लग गया है। महाराष्ट्र में 42.5% लोगों को दूसरा डोज लगा है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए जरा, 93% लोगों को पहला डोज लग गया है। छत्तीसगढ़ में 32% लोगों को 83% लोगों को पहला डोज लगा है। दूसरा डोज मध्य प्रदेश 63% और छत्तीसगढ़ लगभग 47% दूसरे डोज के मामले में। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक को देखिए जरा, 91% लोगों को पहला डोज लगा है। राजस्थान में लगभग 84% लोगों को पहला डोज। और दूसरा डोज देखिए जरा,
कर्नाटक में 59% लोगों को दूसरा डोज लग गया है और राजस्थान में लगभग 47% लोगों को दूसरा डोज लगा है। हरियाणा देखिए जरा, बीजेपी एक शासित राज्य, लगभग 90% लोगों को पहला डोज लग चुका है और पश्चिम बंगाल में 86.5% लोगों को यह पहला डोज लगा है। दूसरा डोज हरियाणा में 48.3% लोगों को लग गया है और दीदी के राज्य में 39.4% लोगों को यह दूसरा डोज लगा है। तो वैक्सीन पर सियासत भले ही कितनी हो, कौन कितना आगे है, कौन कितना पानी में है, यह आपने देख लिया। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।